हाँ जी बच्चों। तो बच्चों एक क्वेश्चन करेंगे अब, जिसका नाम है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम्स में 6 नंबर में खासकर। तो चलो बेटा एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, बहुत ज़रूरी है, पूरा पढ़ना है। ठीक है, नोट्स भी आपके पास पहुंच जाएंगे, नोट्स भी देखने हैं आपको। ये मेजॉरिटी ऑफ नॉन अलाइड कंट्रीज वर कैटेगराइज एज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। बेटा यहां पे ये कह रहे हैं कि जितनी भी कंट्रीज ने ज्वाइन किया था नॉन अलाइंड मूवमेंट को, इंक्लूडिंग इंडिया, इंडोनेशिया, घाना, ये सब कंट्रीज जो थी ना, ऐसी कंट्रीज को क्या बोला गया था? ऐसी बेटा कंट्रीज को बोला गया था आपका लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर राज किया था अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने, और इनको पूरा निचोड़ दिया था, इनको पूरा कंगला कर दिया था। तो इन कंट्रीज को बोला गया था लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि अल्प विकसित देश। अब ये जो कंट्रीज थे ना, इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के सामने दो सबसे बड़े चैलेंजेस थे, यानी कि इनके सामने दो प्रॉब्लम्स थी, दो चैलेंजेस थे। इनको दो चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालना था। ठीक है, एक तो पॉवर्टी, गरीबी इनको दूर करनी थी। ठीक है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज को गरीबी दूर करनी थी और इनको इकोनॉमिकली डेवलप्ड होना था। ठीक है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के अंडर हमारी नॉन लाइन कंट्रीज आती हैं, जिनको बोला गया था आपका लीस्ट डेवलप कंट्रीज। और इन कंट्रीज को ये दो काम करने थे, काम नंबर 1, काम नंबर 2। सो इन कंट्रीज के लिए क्या हुआ? इन कंट्रीज के लिए एक अलग से बनाया गया प्रोग्राम, जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड। UNCTAD के नाम से इन लोगों ने एक प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम के अंडर इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली। ये रिपोर्ट 1972 में आई थी और इस रिपोर्ट में 4 रिफॉर्म्स थे और रिपोर्ट का नाम था टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी। क्या नाम था? टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी। रिफॉर्म्स क्या थे? या तो आपसे पूछेंगे राइट ए शॉर्ट नोट ऑन न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, या बेटा आपसे पूछेंगे कि भाई रिफॉर्म्स के जो अंकटाड में जो रिफॉर्म्स थे वो रिफॉर्म्स क्या थे। पूछें कुछ भी, ये पूरा आंसर लिखना है आपको। ये तो रिफॉर्म नंबर 1, गिव द LDCs कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज। जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज थी उनको उनके रिसोर्सेज पे पूरा कंट्रोल देना, जिन रिसोर्सेज पे अब तक डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज अब तक कब्जा करके बैठी थी, डेवलप कंट्रीज अब तक इनको एक्सप्लॉइट कर रही थी। ठीक है, समझ में आ गया आपका कि LDCs को उनकी रिसोर्सेज के ऊपर पूरा कंट्रोल देना, जिन पे अब तक वेस्टर्न डेवलप कंट्रीज ने उनको एक्सप्लॉइट किया था। नेक्स्ट पॉइंट, obtain access to western markets so that LDCs could sell their products and therefore make trade more beneficial for poor countries। देखो, अगर छोटी छोटी कंट्रीज अपनी कंट्री में ही सामान बेचेंगी तो कभी भी बेटा वो आपकी इकोनॉमिकली डेवलप नहीं हो पाएंगी। तो इन कंट्रीज के लिए सबसे बड़ी बात थी कि इन कंट्रीज को वेस्टर्न मार्केट की एक्सेस मिल गई, यानी कि जो आपकी छोटी छोटी कंट्रीज थी, जो ये लीस्ट डेवलप कंट्रीज थी, ये कंट्रीज अपना माल अब वेस्टर्न मार्केट में जाके एक अच्छे प्राइस पे बेच पाती, ताकि इनका मुनाफा, इनको प्रॉफिट थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता। ठीक है, तो 2 रिफॉर्म से हो गए थे। रिफॉर्म नंबर 3, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज। देखो अब सिंपल सी बात है, अगर ये जो LDCs हैं जब ये बड़े स्तर पे काम करेंगी तो ऑब्वियस बात है व्हाट दे वांटेड सम मशीन्स, दे वांट टेक्नोलॉजी। तो इनके लिए उस तरह की बड़ी टेक्नोलॉजी, ज़्यादा पैसों वाली, ज़्यादा कॉस्टली टेक्नोलॉजी को अफोर्ड करना मुश्किल था। तो ये रिफॉर्म किया गया था कि भाई जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी की जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी? रिड्यूस्ड, यानी कि उसको हम लोग कम कॉस्ट पे अवेलेबल कराएंगे। कौन अवेलेबल कराएंगे? UNCTAD वाले। किससे अवेलेबल कराएंगे? LDCs को। एंड लास्ट पॉइंट क्या आता है? प्रोवाइड द LDCs विद ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, यानी कि इकोनॉमिकली जो आपकी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल आपका वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, WTO, तो वहाँ पे इन कंट्रीज को एक अच्छी पोजीशन मिलेगी।
ठीक है बच्चों, तो ध्यान रहे ये क्वेश्चन जो हमने किए हैं 6 मार्क्स में आपसे पूछते हैं। सबसे पहले यू हैव टू टेल कि जो मेजॉरिटी ऑफ लैम कंट्रीज थी वो आपके एलडीसीज थी, उनके सामने थे 2 चैलेंजेस, फिर एक प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में आई एक रिपोर्ट में 4 रिफॉर्म्स थे और रिपोर्ट आई थी 1972 में। फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको NIU की, UNCTAD की, कब हुआ पता होना चाहिए और आपको ये रिफॉर्म्स भी पता होने चाहिए। चैप्टर 1 कोल्ड वॉर एरा एंड द नॉन अलाइन मोमेंट का लास्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 6 नंबर में आता है, 2 नंबर के 3 या 1 6 नंबर का आ सकता है। टॉपिक का नाम है इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। अब बेटा इस टॉपिक में आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनता है पहला क्वेश्चन कि इंडियाज रिस्पॉन्स, भाई जो कोल्ड वॉर चल रहा था उसमें इंडिया का रिस्पॉन्स क्या था। नॉन अलाइनमेंट को फॉर्म करने से, नैम को फॉर्म करने से भारत को बेटा क्या बेनिफिट्स मिले, एंड थर्ड इंडिया की इस पॉलिसी को किस तरीके से लोगों ने क्रिटिसाइज किया, क्या क्या उस लोगों ने उनकी बुराइयां की। सो इंडियाज रिस्पॉन्स, अगर हम इंडियाज के रिस्पॉन्स की बात करें तो इंडियाज रिस्पॉन्स वाज 2 फोल्ड, यानी कि भारत ने 2 तरीके से नैम बनाया था, उसको 2 तरीके से भारत ने बताया था कि वो क्या पॉलिसी है नैम की। तो पहली तो पॉलिसी ये थी कि इंडिया स्टेड अवे फ्रॉम 2 अलायंसेस, भारत दूर रहा 2 अलायंस यानी कि यूएस और USSR दोनों से भारत जो है वो दूर रहा। दूसरी बात, इट रेस्ड, भारत ने अपनी आवाज उठाई उनके लिए जो कंट्रीज यूएस और USSR को ज्वाइन कर रही थी, भारत ने उनको स्टॉप किया एक तरीके से। सो इट रेस्ड इट्स वॉइस अगेंस्ट द न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज बिकमिंग पार्ट ऑफ दीज अलायंसेस, यानी कि जितनी भी कंट्रीज जो आपकी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो थी, जो अब पार्ट बन रही थी यूएस और USSR का, उनको रोका किसने रोका, भारत ने, कि आप ना ज्वाइन करो यूएस, ना आप ज्वाइन करो USSR। ठीक है, सो ये इंडिया का रिस्पॉन्स था। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें कि भारत को नैम से क्या मिलते हैं बेनिफिट, तो भारत को नैम से ये मिलते हैं बेनिफिट कि अगर भारत ने ज्वाइन किया होता US या USSR में से कोई एक, तो भारत उन फैसलों को करता, भारत वो बातें मानता जो उनको ये करने को बोलते और ये वही करने को बोलते जिनसे इनको होता हो फायदा, ना कि फायदा किसे होता हो, ना कि फायदा इंडिया को होता हो। तो नैम को ज्वाइन करने से, नैम को फॉर्म करने से भारत को बेटा ऐसा फायदा हुआ कि भारत ऐसे ले पाया फैसले जिससे फायदा होता हो खुद भारत को, ना कि किसको, ना कि किसी और पावर को। यानी कि नॉन अलाइनमेंट अलाउड इंडिया टू टेक इंटरनेशनल डिसीजंस and stances that serve its interest rather than the interest of the power। ठीक है, भारत ऐसे फैसले ले पाया जिससे फायदा हुआ भारत को, ना किसी पावर को। दूसरा, इंडिया वॉज ऑफन एबल टू बैलेंस वन पावर अगेंस्ट द अदर, यानी कि ये इंडिया है, ये यूएस है, USSR है, अगर भारत पे इसने बनाया प्रेशर, भारत पे इसने इग्नोर किया, कुछ भी इसने गलत किया तो भारत इस तरफ चला गया, इसने बनाया तो भारत इस तरफ चला गया। यानी कि इंडिया यूज द पॉलिसी ऑफ टिल्ट पॉलिसी, कभी इस तरफ हो गया कभी इस तरफ हो गया, मतलब किसी एक की तरफ भारत कभी था ही नहीं। तो यहाँ पे भारत को डबल मिल गया बेनिफिट। एंड लास्ट क्रिटिसिज्म अगर हम बात करें इनकी, अगर हम बुराइयों की बात करें, भारत की नैम पॉलिसी को बेटा बोला गया था आपका अनप्रिंसिपल्ड, सिद्धांत विहीन, सिद्धांत ही नहीं है, क्योंकि भारत ने इंटरनेशनल डिसीजंस पे कई बार अपने व्यूज़ नहीं दिए, जहाँ पे भारत को बोलना चाहिए था वहाँ पर भारत ने कुछ नहीं बोला, बिल्कुल शांत रहा। सो ऑन द नेम ऑफ परसुइंग इट्स इंटरेस्ट, इंडिया वाज ऑफन रिफ्यूज टू टेक अ फर्म स्टैंड ऑन क्रूशियल इंटरनेशनल इशू। भारत ने कभी किसी इशू पे फर्म स्टैंड, समझते बिल्कुल टकरार वाली बात नहीं की, बिल्कुल कहते हैं ना अड़ जाना, आड़ा नहीं, कभी कभार बिल्कुल पीछे हो गया था। एंड नेक्स्ट, दूसरों को रोक रहे हो आप, भारत ने दूसरों को रोका था कि ना जाओ अमेरिका में, ना जाओ USSR में, और भारत ने खुद ज्वाइन की थी USSR के साथ बेटा। भारत ने 1971 में 20 ईयर्स की फ्रेंडशिप ट्रीटी की थी। दिस शोज व्हाट, दिस शोज कि भाई पॉलिसी में खराबी थी, ठीक है ना, दूसरों को मना कर रहे हो। हालांकि इसके पीछे भी रीज़न था, एक रीज़न क्या था बेटा, हम लोग को पढ़ेंगे आगे कभी, हमारी जो किताबों में वहाँ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सो बेटा ये हम लोगों ने चैप्टर 1 कर दिया आपको। आई होप आपको ये व्हाइट बोर्ड सीरीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहे हो, हर एक कंसेप्ट आपको बेटा क्लियर हो, और लर्न करना स्टार्ट कर दो आप लोग। और आपको इस वीडियो के एंड में मैं एक होमवर्क दे जा रहा हूँ, होमवर्क, क्लास वर्क, यूट्यूब वर्क या ऐप वर्क समझ लो आप।
इस चैप्टर के लास्ट पेज पे कुछ ट्रीटीज लिखी हुई हैं, वो ट्रीटीज के फुल फॉर्म किसके बीच हुई और कब हुई, ठीक है, व्हेन और बिटवीन होम, ये दोनों करके होमवर्क आपको मुझको सेंड करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द।